हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शाविज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में कल डिस्कस कर रहे थे कि उत्पत्ति के नियम क्या होते हैं, तो जिसमें हमने डिस्कस किया उसकी पहली स्थिति या फिर पहले नियम यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम को। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्पत्ति के नियम में दूसरा जो उसका नियम है उत्पत्ति समता नियम, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है उत्पत्ति समता नियम। ठीक है, उत्पत्ति समता नियम। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो उत्पत्ति के नियम हैं वो कितने हमारे तीन हैं। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये जो हमारा उत्पत्ति समता नियम है इसे जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों के बीच की स्थिति है। ठीक है, तो ये जो नियम है हमें क्या बताता है, यानी कि उत्पत्ति समता नियम हमें क्या बताता है कि जब परिवर्तनशील साधनों में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसके फल स्वरूप जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है तो उसका अनुपात परिवर्तनशील साधनों में किए गई वृद्धि के अनुपात के अगर बराबर होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी स्थिति उत्पत्ति समता नियम की। या फिर इस हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के किसी परिवर्तनशील साधन में यदि कोई किसी अनुपात से वृद्धि की जाती है तो उस वृद्धि के कारण जो वस्तु का उत्पादन है उसमें जो वृद्धि हो रही है अगर उसका अनुपात उस साधन के वृद्धि के अनुपात के बराबर है, यानी कि उसमें उत्पादन में जो वृद्धि हुई है और जो साधन में वृद्धि हुई है उसके अनुपात दोनों का बराबर है यानी कि समान है, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है, उत्पत्ति समता नियम। तो मान लीजिए किसी परिवर्तनशील साधन जिसको भी हमने परिवर्तनशील माना है, जैसे कि श्रम, पूंजी, साहस या फिर संगठन, किसी को भी जिसको भी हमने परिवर्तनशील माना है उसमें यदि मान लीजिए 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस वृद्धि के कारण यदि जो वस्तु का उत्पादन है वह भी 5% ही बढ़ता है, यानी कि उसमें भी पूरे 5% की ही वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, उत्पत्ति समता नियम कहलाती है। ठीक है, तो इस नियम को या फिर उत्पत्ति समता नियम की जो स्थिति है इसे आदर्श स्थिति के भी कहा जाता है या फिर इसे आदर्श स्थिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उत्पत्ति समता नियम। तो इसको भी हम एक ग्राफ और एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम बनाएंगे उत्पत्ति समता नियम की एक तालिका और उसके बाद उसको एक ग्राफ में इनपुट करके देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाएंगे 4 कॉलम। ठीक है, सबसे पहला हमारा है मजदूरों की संख्या L, संख्या जो कि हमारे परिवर्तनशील साधन। ठीक है, दूसरा कॉलम है हमारा कुल उत्पादन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम टीपी भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कॉलम आएगा औसत उत्पादन,
ठीक है, इसको हम एवरेज प्रोडक्शन यानी कि एपी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा सीमांत उत्पादन, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि एमपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 कॉलम हो गए। सबसे पहला परिवर्तनशील साधनों का यानी कि मजदूरों की संख्या, यानी कि हमने मजदूरों को क्या माना है, यानी कि श्रम को परिवर्तनशील साधन माना है। फिर हमारा कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम टीपी भी कहते हैं। इसके बाद औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन यानी कि एपी। ठीक है, फिर सीमांत उत्पादन जिसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, और एमपी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे स्थिर साधन है वह बाकी इसको छोड़कर बाकी सभी स्थिर हैं। तो क्योंकि ग्राफ पर एक ही स्थिर साधनों को दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम मान लेते हैं भूमि यानी कि कोई भी खेत या कोई जमीन। ठीक है, तो जो कि हमने पहले भी मानी थी 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अब मजदूरों की संख्या मान लीजिए 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई और फिर 4। तो जो हमारा उत्पत्ति समता नियम है उसमें क्या होता है कि जितना परिवर्तन जैसे जैसे साधनों में यानी कि परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में किसमें यानी कि उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक मजदूर था, उस समय कितना प्रोडक्शन हो रहा था 15। ठीक है, जब 1 से 2 हुए तब भी कितना हुआ 15। ठीक है, और तीसरे पर भी 15 और चौथे पर भी 15। ठीक है, तो ये हमारा है सीमांत उत्पादन, जो कि मजदूरों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर इसमें भी 15 का यानी 15 ही उत्पादन हुआ। तो अब हमारा जो टोटल उत्पादन है वो कितना हो गया, पहले मजदूर पर तो हमारा रहेगा 15। ठीक है, अब 15 में फिर 15 प्लस करेंगे हम अगले के, तो हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45। उसके बाद 45 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो अब जो हम एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो हमारी श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की संख्या या फिर जो भी साधन है हमारे, उनको कुल उत्पादन को उन साधनों से भाग देकर, ठीक है, या विभाजित करके कह सकते हैं। तो जैसे 1 से 15 को हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, ऐसे ही 2 को 30 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, और ये 3 को हम 45 से करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 15। और जब 4 को 60 से करेंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब ये जो चार्ट बना या फिर जो भी तालिका बनी है, इसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों में या फिर जो भी हमारे परिवर्तनशील साधन है उसमें वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ही कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन जो हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन है, यानी कि जो हमारा एपी और एमपी है, वे कैसे रहते हैं, सभी कंडीशन में समान रहते हैं। ठीक है, क्या समझ आया कि जैसे जैसे साधनों में वृद्धि होती है उससे कुल उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन जो हमारा औसत उत्पादन और जो सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल जो हमारा प्रोडक्शन है वह कैसा बना रहता है, समान ही बना रहता है। तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, उत्पत्ति समता नियम की स्थिति या उत्पत्ति समता नियम की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी हम एक ग्राफ में इनपुट करके देखते हैं। तो यहाँ तो इस ग्राफ पे हम सिर्फ यहाँ पर अभी ये मान लेते हैं मजदूरों की संख्या है, यानी कि परिवर्तनशील साधन है हमारे। साधन
ठीक है। और इधर हमारे सिर्फ हम क्या दिखा रहे हैं इसमें, MP और AP, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है उसमें इसका जो रूप होता है या स्वरूप जो कहेंगे हम, तो वो कैसा होता है, एक सीधी पड़ी रेखा के समान होता है, ठीक है। तो अब वो कैसे होता है उसको देखेंगे हम। AP और MP को हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे मान लीजिए 60 तक हमारा कुल उत्पादन है, तो हम ऐसे लगा लेते हैं। वैसे इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम AP इस पे TP इस पे नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। इसके हाफ लगा ले, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे 5-5 करके लगा लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है। ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो अब हम पहले मजदूर की संख्या पे औसत उत्पादन को लेते हैं, ठीक है। तो कितना है हमारा 15, पहले पे 15 यानी कि यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। दूसरे मजदूर पे औसत उत्पादन हमारा कितना है, ये भी 15 है, ठीक है। तो ये यहाँ से 15, ठीक है। ऐसे ही तीसरे पे हमारा 15, ठीक है। तो ये भी यहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ पे हमारा ये भी 15, तो 4 तक लेना है क्योंकि 4 लिए थे हमने। तो ये 15, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, AP, ठीक है। कैसी रेखा हो गई हमारी, AP की, ठीक है। अब अगर हम इसी ग्राफ में सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन को भी दर्शाएं, तो एक कहाँ आएगा हमारा, पहले पे 15, दूसरे पे 15 और तीसरे पे 15 और चौथे पे 15। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसी स्थिति में AP बराबर कितना है हमारा, MP है, ठीक है। क्योंकि दोनों कैसे हैं, हर सिचुएशन यानी कि जितने भी परिवर्तन हुआ है साधनों में, सभी स्थिति में कैसे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समान हैं। तो इसलिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, एक सीधी पड़ी रेखा के समान बनेगा। तो जिसमें क्या होता है, AP जो है वो बराबर होता है MP के, यानी कि औसत उत्पादन बराबर होता है मार्जिनल यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पादन के, ठीक है। तो ये था हमारा उत्पत्ति समता नियम का तालिका और ग्राफ द्वारा निरूपण, ठीक है। तो अगर हम देखें संबंध, तो जैसे कि हमने पिछले नियम का भी लागत से संबंध देखा था, तो ऐसे ही हमारे इस नियम यानी कि उत्पत्ति समता नियम का भी लागत से कुछ ना कुछ संबंध है, ठीक है। तो वह क्या संबंध है, तो जो हमारा उत्पत्ति का जो समता नियम है, इसके अनुसार यानी कि जो हमारे वस्तु का उत्पादन है और जो हमारे वस्तु की लागत है, वह दोनों ही कैसी होती है, एक दूसरे के समान होती है, यानी कि समान उत्पादन होता है और समान ही लागत होती है। तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये है एक मार्कर है, तो अगर इसके उत्पादन में 5 रुपए का खर्च आया, ठीक है, और ये 5 रुपए की ही बनकर तैयार हो गई, यानी कि जो 5 रुपए की ही बिकेगी, ठीक है। तो इसमें लागत और जो उत्पादन हुआ हमारा वह कितना हो गया, दोनों समान हो गया, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्पादन और लागत है वह उत्पत्ति समता नियम में कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये था हमारा उत्पत्ति समता नियम, जो कि हमारे उत्पत्ति नियम की दूसरी स्थिति है, ठीक है, जिसे हम आदर्श स्थिति भी कहते हैं। तो ये हुआ समाप्त, और अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी तीसरी स्थिति यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।